हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो यह आज का टॉपिक है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय इनडायरेक्ट मेथड। तो हम आज कौन सा मेथड करने वाले हैं? आज हम इनडायरेक्ट मेथड करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने डायरेक्ट मेथड किया था जिसमें कि हमने तीनों एक्टिविटीज की थी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो आज के इसमें इनडायरेक्ट मेथड में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करते हैं, क्योंकि ना जो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड होता है इसमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज तो हमारी सेम ही होती हैं दोनों के दोनों में। तो हम ये देखेंगे इसमें क्या चेंज है। इनडायरेक्ट मेथड को ना हम एक और नाम से बुलाते हैं जो कि बहुत ही कम यूज होता है वैसे, तो रिकंसिलेशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, हम ना इसमें जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है उसको हम डिटरमाइन करते हैं नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करके, नेट प्रॉफिट या लॉस में एडजस्टमेंट करके। किस किस चीज की एडजस्टमेंट करते हैं? देखो बेसिकली ना यहाँ पे हम तीन चीजों को देखते हैं। एक नॉन कैश आइटम्स को, ठीक है ना, और चेंजेस को। चेंजेस किसके अंदर? इन्वेंट्रीज एंड ऑपरेटिंग रिसीवेबल्स एंड पेबल्स, ठीक है ना। तो देखो इन दो के अलावा अगर और कोई भी चेंज होगा तो वो हम इसमें क्या करेंगे, हम उसको फाइनेंसिंग या फिर इन्वेस्टिंग में डाल देंगे। इन दोनों के अलावा कोई भी चेंज होगा तो उसको हम इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में डाल देंगे। तो हम बेसिकली दो पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, नॉन कैश आइटम्स को और चेंजेस को, ठीक है। तो अब देखते हैं एक बार, ये देखो फॉर्मेट है। बेसिकली हम सबसे पहले क्या लेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। उसके अंदर हम ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे, उसके अंदर हम ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन कैश मतलब जिसका हमने अकाउंटिंग तो की है बट एक्चुअली में कैश में कुछ लेना देना नहीं हुआ। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ये देखो, ये रहा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, हमारा प्रॉफिट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने से। क्या इसका एक्चुअली में कैश जाता है हमारा? नहीं, सिर्फ अकाउंटिंग होती है। हम रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हैं, प्रोविजंस में ट्रांसफर करते हैं, तो क्या हम ऐसा होता है कि हम उसका पूरा कैश निकाल के अलग से रख देते हैं? नहीं, सिर्फ बुक्स में ट्रांसफर होता है, एक्चुअली में ट्रांसफर नहीं होता है। ऐसे गुडविल रिटर्न ऑफ, क्या गुडविल रिटर्न ऑफ करने से बुक में अगर हमारी 1,000 रुपए गुडविल है, हमने उसमें से 500 की राइट ऑफ कर दी तो क्या हमारा कैश कम हो गया? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होते हैं हमारे नॉन कैश आइटम्स। ऐसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कोई भी अदर इंटेंजिबल असेट रिटर्न ऑफ। प्लस एक और चीज है नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग आइटम मतलब जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेट नहीं होते। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखो, ये रहा इंटरेस्ट पेड। जो ये ना, इस पे एक स्टार मार्क कर लो। इसमें ना एक चीज है, अगर हमारी फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज हैं उनके केस में तो इंटरेस्ट पेड हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है, बट जो अदर एंटरप्राइजेज हैं उसके केस में हमारा इंटरेस्ट पेड क्या होगा, वो हमारा फाइनेंसिंग में जाएगा, ठीक है ना। यहां से हम डिडक्ट कर देंगे। ऐसी फॉरेन एक्सचेंज लॉस, फॉरेन एक्सचेंज लॉस जिन्होंने AS11 पढ़ा होगा उनको पता होगा। देखो जैसे कि हमारा शुरुआत में हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो है 50 रुपए, जो हमारा क्लोजिंग है वो 40 रुपए। तो AS11 ये कहता है कि जो इनके बीच का डिफरेंस है ना 10 रुपए, इसको हम एज एक्सचेंज लॉस दिखा देंगे। तो वो हमारा एक्चुअली में तो हमारा कोई लॉस नहीं होता, बट हम इसको यहाँ दिखा देते हैं तो इसकी वजह से हमारा क्या होता है, प्रॉफिट कम हो जाता है। ऐसी लॉस ऑन सेल ऑफ डिस्पोजेबल ऑफ फिक्स असेट्स, जो हमारी फिक्स असेट्स को हम सेल करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स को हम सेल करते हैं, अगर उसके ऊपर कोई लॉस है तो क्या हमारे को एक्चुअली में कुछ होता है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मान लो हमारी 10 रुपए की फिक्स असेट है, ठीक है, मान लेते हैं। उसमें से 9 रुपए हमारे, 9 रुपए की वो सेल हुई, तो डिफरेंस क्या आ गया, 1 रुपए का। एस क्या, ये अकाउंटिंग क्या कहती है कि जो ये 1 रुपया है ना इसको हम P&L में दिखा देंगे, ठीक है ना, इसको हम P&L में दिखा देंगे। बट क्या हमारे को एक्चुअली में इसका कोई हुआ है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको P&L में नहीं दिखाएंगे। अब इफेक्ट क्या होता है इसका, देखो मान लो हमारा 50 रुपए का हमारे को नेट प्रॉफिट आ रहा है, मान लो हमारे को 50 रुपए का नेट प्रॉफिट आ रहा है। अकाउंटिंग के हिसाब से हमने क्या करा, -1 कर दिया लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। हमारा अब नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 49। बट जो हमारा एक्चुअली में कैश हुआ है वो कितने का हुआ है, 9 रुपए का कैश इनफ्लो हुआ है। 10 रुपए की एसेट थी बुक्स में, बस 9 रुपए में वो बिक गई, तो हमारे को जो एक्चुअल कैश रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है, 10 रुपए। बट हमारा जो प्रॉफिट है एक्चुअल में 50 था, उसमें से -1 ने ये वाला कर दिया तो हमारा 49 आ गया। तो अब ये क्या कहता है कैश फ्लो, कि हमें तो एक्चुअली देखना है हमारा कितना कैश फ्लो हुआ है, तो ये तो गलत कर रखा है। तो हम क्या करते हैं, वापस से इसमें +1 करते हैं और वापस से क्या बन जाता है, ये वापस से 50 बन जाता है, ठीक है। जब हम नॉन कैश
एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जो कि डेबिट हुए थे P&L में, हमने उसको क्या करा, ऐड कर दिया। ध्यान रखना, जो डेबिट हुए थे उनको ऐड करेंगे। एंड जो क्रेडिट हुए हैं, ये वर्ड पे ध्यान देना, जो P&L में क्रेडिट हुए हैं, याद आ जाएगा जब ये वाला क्वेश्चन है ना, ध्यान देना कि ऐसा कौन सा नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश आइटम है जो कि डेबिट या क्रेडिट हुए हैं। इसके बाद गेन, जैसे हमने लॉस को ऐड किया था, गेन को माइनस कर देंगे, ऐसी प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। कोई भी इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो हम वो माइनस कर देंगे। कोई भी एप्रिसिएशन, जैसे डेप्रिसिएशन होता है वैसे होता है एप्रिसिएशन, लैंड के केस में रिजर्व रिटर्न ऑफ, एंड ऐसी फॉरेन गेन्स वगैरह, ये सब कुछ, ठीक है ना। इसको करने के बाद क्या आएगा, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब देखो, मैंने ऊपर तो मैं भी जब शुरुआत कराई थी मैंने दो बातें बताई थी। पहली बात मैंने ये बताई थी कि हम सबसे पहले नॉन कैश आइटम्स को देखेंगे, दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, चेंजेस को ट्रैक करेंगे। अब हमारा एक काम हो गया, हमने नॉन कैश आइटम्स को देख लिया, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को देख लिया है, एडलेस जो होना था हमने कर दिया। अब क्या आ गया, हमारा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे, मैंने एडजस्टमेंट के लिए बोला था ना कि जो चेंजेस में एडजस्टमेंट हुई है उसको करेंगे। अब वो एडजस्टमेंट किस तरह की होगी, ऐड करेंगे कोई भी डिक्रीज इन करंट ऑपरेटिंग असेट, करंट ऑपरेटिंग असेट इस वर्ड को ध्यान रखना, और एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसलिए मैंने इसको रेड हाईलाइट किया है, ठीक है ना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को नहीं लेंगे। अब ये कैसा, एक एग्जांपल देता हूँ इसका, जैसे डेटर, डेटर मान लो हमारे बैलेंस शीट में 1000 रुपए के थे, अब वो 500 के हो गए हैं। तो हमारा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डेटर से हमें पैसा आ गया है जब भी बैलेंस कम हुआ है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो कैश होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब देखो दूसरा, ऐसी करंट लाइबिलिटीज जब हमारी इंक्रीज होती हैं हम उसको ऐड कर लेते हैं, एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। ये दो ध्यान रखना, यहाँ गलती हो जाती है, ठीक है ना। अब अभी इसमें एग्जांपल देखो, मान लो हमारा 1000 रुपए के क्रेडिटर से, सेम ऐसे ले लेता हूँ, अब वो बढ़ के 2000 हो गए हैं। इसका मतलब हमारे को 1000 रुपए देने थे, अगर हम दे देते तो हमारा कैश कम हो जाता। अब वो बढ़ के 2000 हो गए, तो मतलब 1000 रुपए से और बढ़ गया, मतलब कि ये पैसा हमारे को देना था कि अभी दिया नहीं है, ये हमारी ही वर्किंग कैपिटल में ऐड हो गया है, तो इसलिए हम इसको वापस से ऐड कर लेते हैं। वाइस वर्सा, जब हमारा इंक्रीज होता है किसी लाइबिलिटी में, समझ रहे हो ना, हाँ ये हो गया। वाइस वर्सा, जब हमारा अगर ऑपरेटिंग असेट में इंक्रीज होगा, मतलब डेटर्स 1000 से 2000 हो जाएंगे, इसका मतलब हमारा कैश रुक गया, आना था रुक गया, तो हम उसको माइनस कर देंगे। ऐसी करंट लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज हो जाती हैं तो उसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर मान लो 3000 के क्रेडिटर हैं, उसमें 2000 के हो गए हैं, तो इसका मतलब हमारा 1000 था जो हमने वापस कर दिया उसको। अब जो बैलेंस निकल के आएगा, वो बैलेंस हमारा निकल के आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स, इसमें से हम माइनस कर देंगे इनकम टैक्स पेड। कल मैंने एक जो पिछली वीडियो थी डायरेक्ट टैक्स की, उसमें एक बात बताई थी कि अगर हमारा इनकम टैक्स रिफंड होता है उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सॉरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो होते हैं, ये भी मैंने कल बता दिया था क्या था, डायरेक्ट मेथड वाले में। जो भी हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं, हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह, जो भी फायर वगैरह लग जाती है तो हमारे को प्रीमियम वगैरह मिलता है ना, तो हम उन सारी चीजों को एडजस्टमेंट करके एंड फाइनली में जो हमारा बैलेंस निकलेगा वो निकलेगा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और जो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं, वो हमारी सेम होती हैं जो हमारी डायरेक्ट मेथड में होती हैं। जिन्होंने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, मैं ऊपर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वाली वीडियो को देख के वहां से कर लेना, सेम होगा, सेम होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे दोबारा नहीं समझाया है। एंड जिसको ये पीडीएफ चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके ले सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट। ओके, थैंक यू।